हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दूसरे का पेज नंबर 226 परमाणु संरचना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु जो क्या है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में, है ना। तो परमाणु भार जो होता है C मतलब कार्बन के C12 आइसोटोप के 1/12 भाग से अगर कोई परमाणु कितना भारी है उसी को उसको परमाणु भार कहते हैं। यह पिछले वीडियो में बता चुके हैं पूरे डिटेल से, है ना। तो उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। फिर अणु भार वही हो गया कि उसके C12 आइसोटोप के 1/12 भाग से उसका अणु कितना भारी है वो उसका अणुभार हो गया, है ना। मोल कंसेप्ट भी बता चुके थे, है ना, कि C आइसोटोप 12 ग्राम अणुओं का 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है ना। शुद्ध कार्बन मतलब एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ की इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है ना। मतलब अगर कोई मान लो तत्व लिए, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, कोई राशि लिए, ठीक है, पदार्थ, कोई पदार्थ लिए, ठीक है, कोई पदार्थ लिए, क्लियर। तो उस पदार्थ का मात्रा उतना ही है, कितना मात्रा है ना, जितना कि C12 है ना, C12 के, है ना, C12 के आइसोटोप के 12 ग्राम में जितना, मतलब इसका C12 है ना आइसोटोप, इसके 12 ग्राम में, इसके 12 ग्राम में, है ना, इसके 12 ग्राम में जितना परमाणु है, समझ रहे हो। अरे ये वो आइसोटोप है कार्बन का, है ना, इसका क्या है 12 ग्राम में जितना परमाणु है उतना ही परमाणु अगर इसमें है ना, तो इसका 1 मोल कहलाएगा। समझिए ना। अरे पानी मान लो, एक तरह से बता रहे हैं, पानी का 12 ग्राम में जितना अणु है उतना ही अगर इधर हो जाएगा, एक बताने के लिए बोल रहे हैं, पानी से नहीं, समझाने के लिए ताकि समझ में है। उतना ही अगर इस बुक का 12 मतलब उतना ही परमाणु अगर इस बुक का है तो वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। समझ गए। तो उसी तरह रेफरेंस समझाने के लिए, लेकिन है क्या कि C12 के 12 ग्राम में जितना परमाणु है एक तरफ ही, उतना ही परमाणु अगर इसका है तो क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का 1 मोल कहेगा। समझ गए, है ना, क्लियर, है ना। तो मोल में क्या होता है, तो परमाणुओं की संख्या जो होती है 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, है ना। तो इस संख्या को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। क्लियर, है ना। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल क्या है, संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मोल को इकाई को देगा, मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कब किया गया था, तो 1967 में। कब किया गया था, 1967 में, है ना। मोल को पूछ देता है, जीके, है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कब किया गया था, 1967, है ना। 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था, 1967 में मोल को, है ना। एसआई पद्धति कब आया था, 1971 में। क्लियर, एसआई पद्धति आया था 1971 में। क्लियर। चलिए अब आ जाइए 20वीं नेक्स्ट पॉइंट है, 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा, है ना, मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो अब आ जाइए मूल कणों के विलक्षण, ठीक है। तो है ना, मूल कणों के विलक्षण अब पूछ देता है वही, तो मतलब परमाणु विभाज्य है, परमाणु को भी 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो इसका ट्रिक है, ये यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसका ट्रिक जो हमको याद आ रहा है ना, तो उसका ट्रिक हम लिख देते हैं, क्या है, ईट पे नाचे, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, कौन, थॉमसन, पे प्रोटॉन, कौन किया था, गोल्डस्टीन, हाँ, ईट, थॉमसन, पे
कौन सा? गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील या रदरफोर्ड ना, रदरफोर्ड भी कहीं देता है, गोल्ड स्टील भी देता है। रदरफोर्ड है ना। नाचे न्यूट्रॉन और कौन? चैडविक। ईंट पे नाचे ट्रिक है ना, याद करने के लिए। प्रोटॉन का कहाँ से रदरफोर्ड हो जाएगा? प्रोटॉन का है ना, प्रोटॉन का देखो इसमें है ईंट पर, पे नहीं पर। हाँ अब ठीक है। ईंट पर नाचे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, हाँ प्रोटॉन, हाँ रदरफोर्ड, हाँ नाच न्यूट्रॉन, चैडविक। हाँ गोल्ड स्टील कहीं देता है, ऑप्शन में छट जाएगा। क्लियर? ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्लियर? न्यूट्रॉन, चैडविक। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ ना प्रोटॉन का, गोल्ड स्टील भी दिया हुआ है, गोल्ड स्टील दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे है रदरफोर्ड, गोल्ड स्टील, दोनों याद कर लेना ना, जहाँ जैसा रहेगा। ठीक है, दोनों याद कर लेना, जो जैसा रहेगा वैसा मारना, है ना। क्लियर? ठीक है। तो चैडविक ने इसका खोज किया था 1932 में, न्यूट्रॉन का। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का निर्धारण किया था, है ना, वो किसने किया था? इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण जो किया था, आवेश का, है ना, आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण मिलिकन ने, हाँ मिलिकन ने किया था, है ना, मिलिकन ने किया था। अब जब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज ब्रॉगली ने की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली। आवेश का मिलिकन, है ना, तरंग प्रवृत्ति किसने? डी ब्रॉगली, है ना। आवेश इधर से हो जाएगा तरंग प्रवृत्ति डी ब्रॉगली, तरंग प्रवृत्ति डी ब्रॉगली। ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, याद कर लेना। पॉजिट्रॉन देता है बहुत, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किसने की थी? एंडरसन ने, है ना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। चमक रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, याद रख लिया। पॉजिट्रॉन की खोज जो की थी एंडरसन ने की थी। ठीक है, याद हो गया? हाँ। कोई नहीं, पढ़ते जाइए, याद होते जाएगा। फिर शनिवार के रिवीजन क्लास में भी और पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, फिर टेस्ट दीजिएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 महीने में लगभग, है ना, लूसेंट हो जाएगा बढ़िया से। ठीक। एंडरसन भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसॉन का नाम रखा गया है ना। बोसॉन जो है ना, पढ़ाए थे ना पहले भी, हिग्स बोसॉन, है ना। तो एक हिग्स उधर का वैज्ञानिक था और बोसॉन अपना सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर इनका नाम रखा गया था, बोसॉन इसका, है ना, कण का विशिष्ट मूलकण। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने 1930 में की थी। इसमें प्रचक्रण होता है ना। तो बता, देखो पॉजिट्रॉन जैसे जैसे आएगा तीनों लिखते थे। पॉजिट्रॉन का किसने किया था? एंडरसन, है ना। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पॉली ने। कब किया था? 1930 में। इलेक्ट्रॉन का खेल 1932 में है। इलेक्ट्रॉन का 1932, सॉरी इलेक्ट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का 1932 में, और इसका न्यूट्रिनो का 1930 में पॉली। इसमें क्या होता है? प्रचक्रण होता है। ठीक है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हेंस गीगर और
मार्सेंडन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना। तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड। पूछ देगा रदरफोर्ड। हाँ, परमाणु का यही पूछता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है? परमाणु का नाभिकीय मॉडल। हाँ, वही नाभिकीय मॉडल का खोज रदरफोर्ड। है ना, रदरफोर्ड। ठीक है, इसमें से यही आ जाओ। इसका पॉइंट है क्या? परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित। परमाणु के इस अति अल्प को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। मतलब नाभिक का खोज वही उसी ने किया, है ना। नाभिकीय मॉडल का रदरफोर्ड ने, मतलब उसका आवेश जो होता है वो आवेश जो होता है परमाणु का एक केंद्र में केंद्रित होता है ना। तो इसको क्या बोला गया? नाभिक बोला। रदरफोर्ड ने क्या बोला? नाभिक बोला। ठीक है, अब ये भी पूछता है। ठीक है, ये दोनों जो हम लिखवा रहे हैं नोट कर लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है ना। ये पूछता है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर 10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर 15 मीटर होती है ना। तो बोल दिया क्या? याद कर लीजिएगा, परमाणु की त्रिज्या पूछ देता है क्वेश्चन। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। याद कर लीजिएगा, त्रिज्या होता है -15। हाँ, ये वाला होता है ना, ये होता है 10 के पावर -15। अच्छा, नाभिक में मजबूत। हाँ, ये वाला क्या होता है? 10 के पावर -10। आगे बढ़ते बढ़ते घट जाता है। घटता नहीं है, ये ज्यादा है, निगेटिव में है ना। ठीक होता। हाँ, तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में ज्यादा छोटा होता बड़ा है। हो जाता है, बड़ा छोटा होता है। हाँ। तो -1 बड़ा कि -5 बड़ा? कौन बड़ा? -1। हाँ, -1 बड़ा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या -10 बड़ा कि -15 बड़ा? तो -10 बड़ा। ये बाहर है ना, तो इसका त्रिज्या ज्यादा होगा, इसका त्रिज्या कम होगा, अंदर है तो कम होगा। -15। क्लियर? त्रिज्या समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। कहा इलेक्ट्रॉन जो है इस पे घूमता है नाभिक के चारों ओर, है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा। इसको कक्षा कहा जाता है। क्लियर? समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक आसपास आपस में आकर्षण से स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं, है ना। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन और नाभिक होता है। जैसे नाभिक में क्या होता है? ये नाभिक है ना, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये नाभिक है। तो नाभिक में होता है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो एक बल के साथ जुड़ा रहता है, ताकि नहीं तो भाग जाएगा ना ये। तो एक बल के साथ इसी बल को बोल रहा है कि जो बल लगता है उसको स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो एक विद्युत बल तो लगेगा ना दोनों के बीच में। तो इसी को बोल रहा है कि स्थिर विद्युत बल होता है दोनों के बीच में। समझ में आया? अब आ जाओ कि इसके दोष क्या क्या थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, है ना। तो परमाणु अस्थायी है कि नहीं है, अस्थायी है, उसका कोई व्याख्या नहीं करता है ना। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इसकी ऊर्जा क्या है। मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉडल रदरफोर्ड की मॉडल के बारे में बोल रहा है कि इसमें बता नहीं रहा है। जैसे मॉडल होता है ना, कक्षा होता है ना, KLMN ये सब करके कक्षा होता है ना। तो ये सब के बारे में जो है रदरफोर्ड जो है ना, वो क्या बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है कि कितना ऊर्जा है, क्या ऊर्जा है, ये सब हम नहीं जानते हैं भैया, है ना। खाली इलेक्ट्रॉनवा जो होता है उससे स्थिर विद्युत बल से जुड़ा रहता है, इतना मुझे पता है। ठीक है, अब जब परमाणु क्रमांक, ठीक है, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है ना। ये सब पढ़े होंगे 10th में, है ना। परमाणु किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों की संख्या। हाँ, बोल रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या होती है इसके नाभिक में, है ना। इसके नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा ना,
ये जितना प्रोटॉन का नंबर होगा ना, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ना, प्रोटोनों की क्रमांक करता है। हाँ, प्रोटोनों की संख्या हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटोनों की संख्या हो जाता है। द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों, हाँ पता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, लिख लेना सब ये सब, है ना। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या है ना, बराबर क्या होगा, P प्लस एन, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर को ऐड कर देगा तो मास नंबर निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब क्वांटम संख्या बोल रहा है कि अब आ जाओ कि क्वांटम नंबर क्या होता है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है ना। तो 4 क्वांटम संख्या जो होता है ना, N L M N, है ना, KLM ना, हाँ वही N L N से शुरू होता है, K नहीं N से, तो N L M और जो N होता है वैसे MS लिखा है इसको। तो 4, हाँ तो 4 क्वांटम संख्या होता है। तो पूछ देगा कि क्वांटम संख्या क्या बताती है, इलेक्ट्रॉनिक की ठीक स्थिति का वर्णन करता है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का वर्णन करता है क्वांटम संख्या। ठीक है, हाँ, NLMS, हाँ क्वांटम आप बता देना, ठीक है ना। क्वांटम संख्या जो है ना, उसका वर्णन करता है। तो क्वांटम संख्या में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको किससे डिनोट करते हैं, L से, है ना, L से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताते हैं, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मान 1 2 3 आदि हो सकता है। n का, हाँ, n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसे n स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा को प्रदर्शित, n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो ये मतलब बेसिकली है क्या, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, कक्षक की ऊर्जा को बराबर बताता है। हाँ ठीक है, मतलब कक्षक में ऊर्जा कितनी होती है ना इसमें, है ना, उसके बारे में ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। L से डिनोट करते हैं, सॉरी N से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ दिगंशी, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। मुख्य क्वांटम नंबर को N से, इसका मान जो होता है N का होता है 1 2 3 ऐसे कर करके आपका बढ़ते जाता है, पूर्ण संख्या होता है इसका मान, है ना। धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3, कक्षा जैसे होता है ना, तो पहला कक्षा के लिए, दूसरा कक्षा के लिए 2, तीसरा के लिए 3, इस तरह से इसका मान होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम का। अब आ जाओ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो L बराबर n-1 होता है ना। हाँ, यही हो जाएगा एजीमुथल, मतलब दिग्वंशी, है ना, दिग्वंशी। तो मतलब मान लो इसका मान हो जाएगा क्या, अगर 2 तो इसका मान L का मान हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो इस तरह से, तो यह इलेक्ट्रॉन कक्षक त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है ना। L का मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 हो सकता है। इसका मान क्या हो सकता है, 0 से लेकर करके, है ना, और कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक, n-1 तक, हाँ n-1 तक, मतलब उससे कम तक ना होगा, है ना। तो इसका ये त्रिविमीय आकृति, मतलब 3 डायमेंशनल प्रवृत्ति को बताता है। ठीक है, अब आ जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। यह उप ऊर्जा स्तरों को, कक्षकों को प्रदर्शित करता है। m का मान L पर निर्भर करता है, किसी L के लिए m का मान +L और -L हो सकता है ना। तो स्पिन क्वांटम नंबर होता है एक तरह से, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, सॉरी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, इसको किससे दिखाते हैं, m से, है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में मतलब बात कर रहा है, तो m से इसको दिखाते हैं। इसका मान कहां से कहां तक, -L से लेकर के और L तक जा सकता है ना। इसका मान -L से L तक जा सकता है। ठीक है ना। अब आ जाओ क्या, चक्रण। 1925 में जॉर्ज उल्हेनबर्ग और सैमुअल गास्टिन, है ना, ये भी याद कर लेना नाम, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर कौन दिया था, स्पिन चक्रण वाला, है ना, कौन दिया था, नोट कर लो, उल्हेनबर्ग, यानी बक याद कर लो ना, बक और
बक और कौन दिया था? गाउस्टीन। गॉस्टिन। हाँ गाउस्टीन, बक और गाउस्टीन जो है ना, इसका मान दिया था। बक और गाउस्टीन ने क्या दिया था? स्पिन क्वांटम नंबर का दिया था 1925 में। कब दिया था? 1925 में, है ना। इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, न्यूट्रॉनों की खोज 1930 में, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन में दिशा को बताता है, दिशा प्रदर्शित करता है किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ और -½ हो सकता है ना। ऐसे हो सकता है ना, या तो इसमें रहेगा, हर एक होता है ना, तो ऐसे ऐसे बनता है, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, है ना। मतलब +½ या तो -½ ठीक है, समझ में आ गया ना। या तो +½ या तो भरता कैसे है, तो भरेगा ऐसे 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 है ना, तो पहले ऐसे भरेगा, है ना, और तब जाके फिर इसमें ऐसे 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 होता है। क्लियर? इस तरह से भरता है, ठीक, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक। हाँ अब आ जाओ। हाँ पाउली अपवर्जन का नियम है ना 1925 में। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। वो देता है कि पाउली क्वांटम संख्या क्या होता है, पाउली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल, है ना, इसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी दिए गए सिस्टम में चारों क्वांटम संख्या जो है ना L L N L M है, M और MS है ना, उसका मान जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के N L और M का मान एक ही हो तो उसके चक्रण विपरीत होगा। बोल दिया कि अगर N L और M का मान एक ही हो जाएगा तो ये जो चक्रण है ना वो विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब, हाँ मतलब मान लो किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे है ना, ऐसे ऐसे सेम हो गया है, अगर कहने का मतलब N L भी वही है ना, N भी वही, L भी वही, M भी वही, लेकिन जब स्पिन में आओगे ना तो हमेशा चक्रण जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसमें चेंज जरूर कहीं मिलेगा, समझ गए। अच्छा, पॉली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल यही कहता है कि ऊपर वाला अगर तीन को बराबर भी हो गया है ना, N L M, तो चौथा जो है स्पिन क्वांटम वाला वो अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आ जाएगा हुंड का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक रिक्त कक्षक प्राप्त नहीं हो, वही बता दिया है ना, कि जब तक ई वाला अगर रिक्त कक्षक ए वो इसमें आएगा ना, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन जो है मान ले 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 ठो है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 खाना है मान लो, है ना, तो पहले इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 गो और 2 4 गो और 1 5 गो खाली छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तब हुंड्स का रूल है, हुंड्स का नियम, कि तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सब में एक हो जाएगा, फिर इसमें आएगा। इसको कहेंगे क्या, हुंड्स का रूल, समझ गए ना। हुंड्स का समझ गए, पाउली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल समझ गए। पाउली में क्या बोलेगा कि चक्रण अलग रहता है, अलग रहता है। हुंड्स में क्या बोलता है कि सब पहले एक को भरेगा तब जाकर के ये वाला भरेगा, है ना, ऐसा नहीं कि कोई खाली रहेगा, समझ गए ना। अब क्या जाएगा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, तो इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। तो हाइजेनबर्ग मतलब इसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग का बोल देगा क्या, हाइजेनबर्ग का बोल देगा कि पोजीशन और वेलोसिटी आप लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन पूछता है इस सब पे, पॉली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और तुम्हारा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, समझ रहे हो ना। तो हुंड्स में क्या बोलेगा कि सब मतलब कोई भी खाली नहीं रहेगा हुंड्स रूल में, है ना। एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल में बोलेगा क्या कि सेम नहीं हो सकता है, चक्रण अलग होगा, इतना ही याद रखो ना, चक्रण अलग होता है, ये बोलेगा किसमें, पॉलिस में, है ना। हुंड्स में बोलेगा कि सब भरेगा तब जाके भरेगा, मतलब कोई खाली नहीं रहेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में बोलेगा तुमको क्या कि भैया वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्लियर। अबाउट प्रिंसिपल होता है क्या, इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न कक्षकों का क्रम बताया गया है ना। तो इसमें बताया गया क्या कि कक्षकों का क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, है ना, SPDF में, है ना, तो वो बताया गया कि भैया कैसे लिखते हैं। तो वही है SP, है ना, SP, है ना, D, है ना, SPDF ऐसे लिखते हैं, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, है ना, और नीचे लिखते चले जाओगे, है ना। तो देखो कैसे है ना, तो 1S, है ना,
फिर हाँ। क्या आएगा 2S, हाँ 2s, 2s, फिर क्या आएगा 2p, small, है ना, फिर 3s, ऐसे ही तो है, हाँ 4s, 2p 2p 3s, 3s है ना, फिर 3p 3s, फिर देखो 3p, 3p, फिर क्या 4s, आ रहा है ना, वही क्रम है देखो, 3p के बाद 4s, है ना, तो इस तरह से लिखा जाता है। समझ रहे हो ना कैसे लिखा हाँ, है? हाँ, हाँ। ये तरीका बताइए, इसी को और लिखोगे ना, एस एसपी एसपीडी एसपीडीएफ और नीचे आओगे ना तो इस तरह से काट के लिखोगे, तो ये वाला है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है। पूछता है क्लोरीन का क्या होगा, हाँ तो हाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, तो उस तरह से ये वाला हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्लियर है ना? ठीक। अब जब क्या हाँ मतलब ये पूछ रहा है कि भिन्न परमाणु कक्षों का ऊर्जा स्तर बढ़ने का क्रम क्या है, तो पूछ देगा कि ऊर्जा स्तर कैसे है, तो इसका ऊर्जा स्तर सबसे कम, उसका ऊर्जा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, पूछ देगा कि 3p और 4s में किसका ऊर्जा स्तर ज्यादा है, तो ये वाला चीज आपको पता रहेगा तब ना आप मारिएगा बनाइएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 4s का ज्यादा है, तो ये वाला तरीका सीख लीजिए लिखने का, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। क्लियर? समझ गए ना? ठीक है। अब समस्थानिक आइसोटोप, समस्थानिक हाँ, तो समान परमाणु क्रमांक, मतलब भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक मतलब क्या होगा, समान परमाणु संख्या, द्रव्यमान जो होगा भिन्न होगा, है ना, जैसे हाइड्रोजन हीलियम और तो हाइड्रोजन का 3 तो है ना समस्थानिक, हाँ ड्यूटेरियम, इटेरियम और ट्यूटेरियम। हाँ मेन रूप से ट्यूटेरियम है उसका, ड्यूटेरियम है ना, देखो आएगा अभी, है ना, तो क्या हाइड्रोजन का 3 है, एक ड्यूटेरियम है ना, इटेरियम, इटेरियम, इटेरियम हाँ टाइट्रियम है, हाँ मैं ट्यूटेरियम है ना, ठीक है। ये 3 जो है, तो इसमें क्या है देखो, सब में परमाणु संख्या समान है ना, सब में क्या है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या समान है ना, एक है ना, एक इसमें, लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रॉन अलग है ना, द्रव्यमान अलग है ना जी, इसमें क्या है, द्रव्यमान 2 है, इसमें द्रव्यमान 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्लियर? समस्थानिक बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग होते हैं, है ना, क्योंकि अब एक सा व्यवहार करेंगे नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या जो है समान है, तो परमाणु संख्या के जब समान है तो पीरियोडिक टेबल में सब परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, तो समान गुण होगा रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसका भौतिक गुण जो है वो अलग अलग होता है। क्लियर? समझ में आ गया ना? ठीक है। इसी तरह कुछ प्रमुख समस्थानिक और उनका उपयोग दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है, याद कर लीजिए। यूरेनियम 235, तो पूछ देता है चट्टान की आयु किससे ज्ञात की जाती है, यूरेनियम 235 विधि से, है ना, क्या यूरेनियम 235, हाँ यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 से किसका, चट्टान का, है ना, याद करना है, पूछता है क्वेश्चन चट्टान का। सोडियम से रक्त का थक्का का पता लगाया जाता है, अरे रक्त से सोडियम 24 है ना, सोडियम 24 किसका, रक्त का थक्का, है ना, फिर आ जाए कोबाल्ट 60, हाँ कोबाल्ट 60 है ना, से रक्त कैंसर, है ना, रक्त कैंसर का पता लगाया जाता है। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक ट्यूमर, हाँ आर्सेनिक 74 है ना, ट्यूमर का पता लगाया जाता है, ब्रेन ट्यूमर, हाँ ट्यूमर का पता लगाया जाता है, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। आयोडीन से, आयोडीन 131, आयोडीन, थायराइड, हाँ आयोडीन 131, थायराइड, पूछा गया, हाँ थायराइड, आयोडीन 131 से थायराइड का पता लगाया जाता है, ठीक है। फास्फोरस 32 से, फास्फोरस 32 से किसका पता लगाया जाता है बताइए, है ना, ल्यूकेमिया, अच्छा ल्यूकेमिया है, कैंसर वाला, हाँ ल्यूकेमिया, फास्फोरस से ल्यूकेमिया, और लोहा से अल्परक्तता, है ना, लोहा से अल्प, फास्फोरस 32 से ल्यूकेमिया, अल्परक्तता, ठीक है। ये एकदम टेबल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे से। यूरेनियम से चट्टान का पता लगाया जाता है, हाँ सोडियम से, है ना, रक्त का पता लगा, रक्त का थक्का का, कोबाल्ट 60 से कैंसर का, आर्सेनिक 74 से, हाँ कोबाल्ट का कैंसर, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का, कोबाल्ट
कैंसर, कैंसर। कोबाल्ट 60 से कैंसर लिख लो। रक्त कैंसर। हाँ रक्त कैंसर, यहाँ लिख लो रक्त कैंसर है ना। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर, आयोडीन 131 से थायराइड, फास्फोरस 32 से किसका, ल्यूकेमिया का, है ना। और लोहा से क्या, अल्प रक्तता का पता लगाया जाता है। सोडियम 22 से रक्त के बाद कुछ नहीं है। रक्त का थक्का, अच्छा तो रक्त का थक्का को पता नहीं चल रहा है। रक्त के थक्के थक्का सोडियम 22 रक्त का थक्का, थक्का। रक्त का थक्का, अच्छा रक्त का थक्का का पता लगाया जाता है। क्या लिखे भैया फास्फोरस? सब है बुक में तो है ही ना। नहीं है छोटा लड़का में है। नया वाला खरीद लीजिएगा, नहीं है। हमेशा नया बुक से पढ़ना चाहिए। नया वाला हम खरीद मेरा काम तो लेंगे। याद कराना है, लिखना तो उसमें याद हो जाएगा। ठीक लिखा है तो भले लिख हाँ, लीजिएगा, वो हम लिख लिए, जो नहीं आते लिख लिए। है ना। ठीक है, पढ़ाना से थोड़ी होता है, याद कराना। मेरा काम है याद कराना, हम आपको याद कराएंगे ना। अरे ठीक है, थोड़ा सा और है ना। तो अभी सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सब पूछ देता है सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं, तत्व किस तत्व के हैं, तो पोलेनियम के हैं। सबसे अधिक समस्थानिक जो है वो किस तत्व के हैं, पोलेनियम, पोलेनियम, है ना। सबसे अधिक समस्थानिक किसका, समस्थानिक, समस्थानिक, सबसे अधिक समस्थानिक जो है पोलेनियम। हाँ, सबसे अधिक समस्थानिक जो है ना वो किसका है, पोलेनियम का है। याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का है, पोलेनियम का है। ठीक है, उसी तरह आ जाइए अब क्या है, समभारी।